हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में मोशन के बारे में, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब आप फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। बट अब हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कॉजेज ए बॉडी एट रेस्ट टू मूव, यानी कि जो बॉडी रेस्ट में है उसको मूव कराने के लिए मूव अगर हो जाती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है या फिर क्या चीज़ इन्वॉल्व है उसके पीछे। सेकंड, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट कॉजेज ए मूविंग बॉडी टू कम एट रेस्ट, यानी कि अगर कोई मूविंग बॉडी है उसको अगर रेस्ट में लाना है तो उसके पीछे क्या इन्वॉल्व होगा। या फिर अगर मैं बात करूँ, व्हाट कॉजेज ए बॉडी टू एक्सेलरेट और डिसएक्सेलरेट, यानी कि कौन सी क्वांटिटी है जो कि इसके पीछे इन्वॉल्व है कि कोई एक बॉडी को एक्सेलरेट कैसे कराया जाए या फिर डिसएक्सेलरेट कैसे कराया जाए। अगर मैं इन तीनों का ही आंसर देखूं तो एक कॉमन आंसर है फोर्स। फोर्स ही किसी बॉडी को जो कि रेस्ट में है उसको मूव करा सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं किसी एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। इवन अगर मैं बात करूं किसी बॉडी को एक्सेलरेट या फिर डिसएक्सेलरेट करा सकता है। So force is the push or pull that can change the position of a body. Position of a body can be taken as an example. If you have to transfer the book from one position to another position, then you have to apply a force. Okay. Second point is change the direction of a body. अगर कोई एक बैट्समैन हिट करता है किसी बॉल को अपने बैट से, यानी कि फोर्स लगा रहा है उस बॉल पे, तो उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज चेंज द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आप नींबू को निचोड़ते हो, व्हेन यू स्क्वीज द लेमन। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है प्रेसिंग द बॉल, कंप्रेसिंग द बॉल एंड ओके। अब फोर्थ पॉइंट है एक्सेलरेट द बॉडी, मतलब फोर्स किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर सकता है, जैसे कि एक मूविंग कार की स्पीड को बढ़ा सकता है। फिफ्थ पॉइंट यानी कि फोर्स स्टॉप कर सकता है किसी एक मूविंग बॉडी को। एंड लास्ट वन इज कैन मूव द बॉडी इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव करा सकता है। ओके, तो फोर्स हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि अगर हमें किसी फोर्स को दिखाना है तो एक एरो दिखाया जाएगा जिसमें कि एरो की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और ये जो एरो हेड इसको हम कहते हैं, जो कि ये दिखाएगा कि एरो की जो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो ये जो एरो हेड है इसको हम ये शो करता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और जो इसकी लेंथ है एरो की वो शो करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी मात्रा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये नीचे देख लेते हैं। 5 न्यूटन यानी कि इसकी जो लेंथ है क्या शो कर रही है कि ये इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। बट ये जो डायरेक्शन है, ये एरो हेड क्या दिखा रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इन वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स को मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा कि फोर्स विल एक्ट इन वेस्ट डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन। ओके, तो फोर्स को पढ़ने के बाद इसका इफेक्ट के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी डिपेंडेंट ऑन 2 पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन एंड सेकेंड वन इज लाइन ऑफ एक्शन। तो पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन का मतलब है कि जहाँ पर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन। बट अगर मैं बात करूँ लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन से आप उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है नीचे, जहाँ पर ए बी एक रॉड है, सिंपली एक सिलेंड्रिकल रॉड है। तो फर्स्ट केस में जो फोर्स है F1 वो पॉइंट बी पे लग रहा है, यानी कि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पॉइंट बी, यानी कि जहाँ पर फोर्स लग रहा है। और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल, अपवर्ड। ओके, अब मैं अगर देखूं इस पे इफेक्ट क्या है, यानी कि इसका असर क्या हुआ इस रॉड पे,
तो मैंने देखा जैसी फोर्स लगा तो रॉड विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि रॉड का जो मोशन है वो किस में होने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर दूं, यानी कि अगर मैं इस फोर्स को पॉइंट ए पे लगाऊं तो क्या होगा, तो ये जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। बल्कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें डीपली कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों ही केस में वर्टिकल है, यानी कि वर्टिकल अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। बट जब हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था B, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A था, तो जो रॉड है वो किस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को चेंज कर दें, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दें या फिर लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दें, तो जो सेम बॉडी पे डिफरेंट काइंड के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब वही हम फोर्स जो F1 हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, अब मैं यहाँ भी लगाने जा रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं लाइन ऑफ एक्शन चेंज करूँगा। पहले तो मैंने दोनों केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किए थे, पहले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B था, अब A हुआ, फिर उसके बाद अब मैं लाइन ऑफ एक्शन चेंज करने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं सेम बॉडी पे सेम फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट होगा। तो अब मैंने वही फोर्स लिया है F1, किस डायरेक्शन में लिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मैंने ये फोर्स लिया है F, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अब ना तो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना ही रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट इस केस में बॉडी मूव करने लगेगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि इसकी डायरेक्शन ये होगी, फोर्स की डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करने लगेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी फोर्स को डिटरमाइन करने में या फिर उसका इफेक्ट देखने के लिए किसी बॉडी पे। तीनों केस में हमने सेम फोर्स लगाया, बट उसका इफेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिला। ओके, तो बैलेंस फोर्स में हम लोग ये देखेंगे जब कोई बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, तब उस बॉडी पे उन फोर्सेस का क्या इफ़ेक्ट होगा। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर मूव करने लगेगी, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे बैलेंस फोर्स में या फिर अनबैलेंस फोर्स टॉपिक में। सपोज ये एक आयरन ब्लॉक है जिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक 15 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा इस ब्लॉक पे। तो हम ऐसे डिटरमाइन करेंगे कि 15 न्यूटन इज़ ग्रेटर देन 10 न्यूटन, कितने अमाउंट से ज़्यादा, ये 5 न्यूटन एक्स्ट्रा है इसके कंपैरिजन में। तो बॉडी जो ये आयरन ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ 15 न्यूटन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 न्यूटन फोर्स है जो कि इसको मूव करा देगा इस डायरेक्शन में। ओके, अगर हम सेकंड केस में देखें तो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे। तो बॉडी अगर पहले रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो मूव नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पे मोशन नहीं होगा, नो मोशन। अगर बॉडी पहले से रेस्ट में थी तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है, ठीक है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, तो अभी हमने देख लिया ये जो कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1, ये अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन थी, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन थी। तो बैलेंस फोर्स की आप डेफिनेशन से ही देख पाएंगे, इफ द नेट फोर्स दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस। यानी कि अगर हम यहाँ पे समझे नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स का मतलब है कितना एक्स्ट्रा फोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ नेट फोर्स इस कंडीशन में क्या है,
15 minus 10 Newton. These are in opposite direction, so we have to put minus between them. So that is 5 Newton. 5 Newton is extra force, that is net force. और इस डायरेक्शन में, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करने लगेगी, यानी कि यहाँ पे मोशन होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स 10 minus 10 दैट इज 0 न्यूटन। तो यहाँ पे मोशन पॉसिबल नहीं है अगर बॉडी पहले से रेस्ट में थी। तो सिमिलरली अगर हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में देखें तो यहाँ पर नेट फोर्स जो कि रिजल्टेंट है ऑल फोर्सेस का, वो 0 नहीं होगा, तब हम उस कंडीशन को कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे अगर इधर 15 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर 10 न्यूटन फोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा, फिर 5 न्यूटन, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो यहाँ पे 15 minus 10 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और ये जो 5 न्यूटन है इसको हम कहेंगे नेट फोर्स, दैट इज एक्स्ट्रा फोर्स, एंड इन दैट फोर्स डायरेक्शन बॉडी विल मूव। अगर ये 5 न्यूटन एक्स्ट्रा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में बॉडी की जो कंडीशन है, या रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बॉडी पहले रेस्ट में थी, यानी कि बुक पहले रेस्ट में थी, यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं, बट नेट फोर्स इक्वल टू 0 है, इसीलिए बैलेंस कंडीशन है। तो जब इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग ही नहीं रहा तो क्या बॉडी मूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अगर बॉडी मूव भी कर रही है तो वो रुकेगी नहीं। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं, ये चेंज कर सकते हैं शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें, ये कोई अगर रबर होती, सपोज एक रबर बैंड होता, तो अगर आप इधर से 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो और इधर से खींच रहे हो, तो ये क्या हो जाता, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से ये तन जाता, यानी कि इसकी डायमेंशंस बढ़ जाती, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ जाती, तो उसकी शेप क्या हो जाती, चेंज ऑटोमेटिकली। ओके, तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, पोजीशन को चेंज करा सकता है ऑब्जेक्ट की, यानी कि अगर रेस्ट में था तो उसको अब मोशन में करा सकता है, या अगर कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। इवन अगर हम बात करें तो ये शेप को भी चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स इफ बॉक्स वाज इनिशियली एट रेस्ट? So this is a box and these forces are acting on the box. You have to determine the direction of motion of the box. Okay, you can write the answer in my comment box and you can like, share my video.